नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी में स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 2 वीडियो में वैदिक सभ्यता पूरा पढ़ा है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज उसके पूर्व और उत्तर वैदिक काल के सारे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। करीब 50 के आसपास क्वेश्चन हैं जो बनाए हुए क्वेश्चन हैं और पूछे गए भी क्वेश्चन हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि सही में ये तो सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर से जरूर वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे? तो किसने कहा है? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। उनकी एक किताब है आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस में ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों की पहचान एक जाति या भाषाई वर्ग के रूप में होती है। आर्यों की पहचान एक जाति या भाषाई वर्ग के रूप में होती है। तो किसमें होती है? तो भाषाई वर्ग के रूप में होती है, ना कि एक जाति। उस समय में जाति का ये था नहीं चलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की रचना, क्या बोला गया है? ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश या क्षेत्र में हुई थी। कहां पे हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी ऋग्वेद की रचना। आगे देखते हैं। सर्वाधिक उपयोगी, क्या बोला गया है? सर्वाधिक उपयोगी और पवित्र नदी कौन सी थी? तो हमने बताया था आपको कि सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती या तो नदीतम, और उपयोगी नदी कौन सी थी? तो उस समय की उपयोगी नदी थी सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सोमरस, क्या बोला गया है? सोमरस आर्यों के लिए किस पर्वत से आता था? मैंने आपको आगे बताया था किस पर्वत से सोमरस आता था, किसके लिए? आर्यों के लिए। तो मुजवत पर्वत, क्या बोला है? मुजवत पर्वत से आर्यों के लिए सोमरस आता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गविष्ठ, गविष्गा जैसे शब्द किस अर्थ में प्रस्तुत हुए हैं? तो ये 2 युद्ध के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। मतलब युद्ध में ये 2 हथियार हैं जिस रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आपको एक सवाल दिया जा रहा है, भरत कबीला किस वंश का था? भरत कबीला किस वंश का था? यह आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचजन में शामिल कबीलों के नाम। तो पंचजन में शामिल कबीलों के नाम बताना है। पुरु, युदु, तुर्वस, अणु, द्रुहु। ये कुल 5 पंचजन हैं जो कबीलों में के नाम हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दास राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में हुआ है? किस मंडल में हुआ है? तो 7वें मंडल में यह हुआ है, दास राग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य आर्थिक क्रिया क्या थी? तो उनका क्या था? पशुपालन। क्यों? घुमक्कड़ किस्म के थे, एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था? पशुपालन आपने देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस काल में किस एक अनाज का उल्लेख है? तो पूर्व वैदिक काल में आपको जौ, जिसे यव कहा जाता है, यव के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। दुहित्री या दुहित्रा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ सीधा सीधा होता है पुत्री। ठीक है, ये प्राचीन नाम है जो आपको याद रखने होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? सबसे प्रमुख व्यवसायी
तो बढ़ई का काम था, क्या था, रथ बनाना, ये सबसे प्रमुख काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के लिए दोस्तों हम वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। धातु के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, अयस, अयस, मतलब जो सोना चांदी या फिर ये जितने भी धातु मिले हैं उन सब धातु को क्या बोला गया था, अयस्क। नेक्स्ट है निष्क, निष्क शब्द किसके लिए प्रस्तुत हुआ है, तो स्वर्ण धातु के लिए, गोल्ड। ऐसे नॉर्मल धातुओं के लिए क्या बोला गया है, अयस, अयस, लेकिन निष्क शब्द किस धातु के लिए है, तो स्वर्ण धातु के लिए, गोल्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुपल किसे कहा गया है, कुपल, परिवार के सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा होता है, उसके लिए कुपल कहा गया है। और बलि क्या था, तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन, बलि का मतलब मैंने आपको बताया था, टैक्स जो राजा लेता था। अब पूर्व वैदिक काल में टैक्स जो लेते, बलि लेते थे, वो सामान के तौर पे लेते थे, और अनिवार्य मतलब स्वेच्छा था, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया, ठीक है। फिर समय आने पर छठी सदी में वो चांदी के सिक्कों में परिवर्तित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में सभा सम्मति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। सभा और समिति जो होती हैं उनको को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में। ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद के 10वें मंडल, कहां से मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए सवाल है जो आप पढ़िए और उसको बाद में कमेंट्स में हमें दीजिए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक देवमंडल को किसने 3 भागों में बांटा है, वैदिक देवमंडल को किसने 3 भागों में बांटा है, तो नाम आएगा यास्क ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरंदर परभीद, ठीक है, पुरंदर परभीद किस देवता को कहा गया है, तो ये इंद्र को कहा गया है। याद रखिएगा, इंद्र के कई सारे नाम हैं, लेकिन इंद्र को कहा गया है। आगे देखते हैं, तो आगे है आर्यों का प्राचीनतम देवता कौन था, तो आर्यों का प्राचीनतम देवता घोष, कौन था, घोष। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो एक ही देवता का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, इंद्र, ठीक है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तो प्रजापति की चर्चाएं होने लगती हैं, तो इनका महत्व उत्तर वैदिक काल में घट जाता है। लेकिन तो क्या बोलेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तथा देवता के बीच में कौन देवता मध्यस्थ के रूप में काम करता था, तो मानव और देवता के बीच में जो जुड़ता था वो था अग्नि, एक अग्नि ही थी जो मानव को देवता से जुड़ती थी। नेक्स्ट है पशुओं का देवता कौन था, तो पशुओं का देवता पुषण, ठीक है, पशुओं का देवता पुषण था। नेक्स्ट, ऋतु का क्या अर्थ है, इससे संबंधित देवता कौन था, तो प्राकृतिक नियम नैतिक नियम में देवता कौन था, वरुण, ये ऋतुओं का देवता भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के लोह युग का आरंभ किस काल में देखने को मिलता है, तो भारत में लोह युग का आरंभ ये उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल 1000 BC में देखने को मिलता है लोह युग का, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का आरंभ किस काल में हुआ, तो वर्ण व्यवस्था का आरंभ ऋग्वेदिक काल में हुआ था, वर्ण व्यवस्था का
ऋग्वैदिक काल में, आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, ऋग्वैदिक काल लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के विस्तार में आग लोहे के प्रमुख भूमिका थी, इस बात का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो आग और लोहे के प्रमुख भूमिका थी, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण से इसके साक्ष्य मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रसार पूर्व में किस नदी तक हुआ था? मतलब आर्यों का फैलाव कहां तक हुआ था? तो सदानीरा नदी, मतलब गंडक नदी, आज के समय में जिसे गंडक नदी कहते हैं, वहां पर हुआ था। नेक्स्ट है, राजा के निर्वाचन का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह है अथर्ववेद। देखिए, उत्तर वैदिक काल आते उत्तर वैदिक काल में राजा निर्वाचित किए जाते थे। बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि जो वंशानुगत थे, लेकिन निर्वाचित भी होते थे। ठीक है, 3 से 4 राजा थे जो तो अपने पिताश्री को हत्या करके खुद राजा बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कुरु जनपद या राज्य किन 2 कबीलों के मिलने से बना है? तो भरत प्लस पुरु, भरत और पुरु को मिलकर जो जनपद बना है वो कुरु जनपद बना है। ठीक है, ये एक सीधा सीधा सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में प्रथम हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा, या तो नर्मदा को रेवा नदी भी कहते हैं, इसका उल्लेख देखने को हमें मिलता है, ये याद रखिएगा। थोड़ा फास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप इसे आराम से सुनिएगा। वाच्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वाच्य, तो अंग और मगध, वाच्य मतलब निम्न कुल के लोग। ठीक है, ये आपको बिहार की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो भी उस तरफ के बारे में बात बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भागु दूध संग्रहिता अधिकारी के कार्य। तो उत्तर वैदिक काल में आपको बताया गया कि बलि कंपलसरी हो गई थी, और बलि के स्वरूप में जब राजा के पास जब पैसे आते हैं या धन आता है तो वो अपना अधिकार जमाने के लिए, या फिर उसने अधिकारी बनाए। कितने अधिकारी बनाए? 12, कुल 12 अधिकारी बनाए। 12 अधिकारियों में 2 अधिकारी महत्वपूर्ण थे, और 2 अधिकारी कौन महत्वपूर्ण थे? तो एक थे भागदूत, कर बलि संग्रह करने वाला, और दूसरा संग्रहिता, जो कोषाध्यक्ष, जो टैक्स जो आय है उसको संग्रह कैसे किया जाए, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के राजा को विराट कहा गया? तो देखो, सब अलग अलग, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य में पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सम्राट स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजन कहा गया। ये याद रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस काल में प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में प्रशासनिक, तो कुल 12 अधिकारी थे, 2 महत्वपूर्ण। तो आपने जो आगे देखा था क्वेश्चन इसके पहले, वही देख लीजिएगा। 12 में से 2 अधिकारी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस यज्ञ से राजा अधिकारियों को रत्न बलि प्रदान करता था? मतलब किस यज्ञ से राजा अधिकारियों को रत्न या तो बलि जिसे बोलते हैं वो प्रदान करता था? राजसूय यज्ञ में ये होता था। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संबंधित अनुष्ठान प्रक्रियाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट देखते हैं, किस एक वैज्ञानिक का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है? तो वो है पृथुवन्य वैज्ञानिक का मिलता है। आगे देखते हैं, अकाल पड़ने का साहित्य साक्ष्य किस ग्रंथ में है? तो छांदोग्य उपनिषद। अकाल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है।
ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज का अर्थ क्या है और किन वर्णों में द्विज कहा गया है? तो दोबारा जन्म लेने वाला या लेने वाली को द्विज कहा गया है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये दोबारा जन्म लेते हैं ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्यस बलीकृत किस वर्ग को कहा गया है? तो वैश्य। ठीक है, वैश्य को। नेक्स्ट है कन्या के जन्म को दुख का कारण किस पुस्तक में बताया गया है? तो अथर्ववेद में बताया गया है, क्योंकि ये पूर्व वैदिक काल में तो नहीं था लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बताया गया है इसलिए। पुरुषार्थ कितने हैं? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ 6, इस तरह 4 पुरुषार्थ हैं। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था किस काल में आरंभ हुआ? तो आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा। नमस्कार।